हेलो एस्पिरेंट, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। तो जैसा कि सबको पता है कि IBPS PO का मेंस का जो आज पेपर था 26 नवंबर 2022 को, वो एंड हो चुका है। तो आई होप सब लोग पेपर ऊपर दे चुके होंगे और आराम से आके कहीं ना कहीं घर के कोने में बैठे होंगे और बस एक ही बात सोच रहे होंगे कि ये हुआ क्या। जो मेजोरिटी जितना भी था मैक्सिमम को मैक्सिमम ले लिया जाए कि 95% मेरे हिसाब से इतना आदमी आज कंफ्यूज ही होगा कि मतलब वो किस लेवल वाला एग्ज़ाम दे के आया है। IBPS PO में SBI PO वाला पूछ लिया गया है और जो चीज़ें जो सामने निकल के एकदम से सामने आई वो काफ़ी शॉकिंग थी। तो जैसा कि सबको पता है इस बार पहले पैटर्न ऑलरेडी चेंज हो चुका था। तो रीजनिंग हो या मैथ हो या फिर इंग्लिश हो, ये तीनों सेक्शन जो है A और B पार्ट में आ चुके थे सामने खुल के। और हाँ, जीए का ये था, जीए का मतलब पूरे क्वेश्चन जो है 40 मार्क्स के ही थे और एक एक नंबर वाले, 40 क्वेश्चन एक एक नंबर वाले थे। तो सबको पता चल ही गया होगा कि जिन्होंने पेपर दिया है क्या है, कैसे है, क्यों है। और अब तक ये हो सकता है कि मेमोरी बेस भी काफ़ी जो वेबसाइट्स हैं वहाँ पे आ चुका होगा। तो ओवरऑल आपको पता ही होगा कि किस तरीके के लेवल का एग्ज़ाम आया है, क्योंकि आपने जो फेस किया है, जो वहाँ पे जाके यातनाएं दिमाग में झेली हैं या जो परेशानी वहाँ पे आपने फेस किए हैं, तो आप सभी को पता होगा और इसमें कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है फ़िलहाल के लिए। तो अगर हम रिव्यू की बात करें तो रिव्यू की बात कर लेते तो रीजनिंग का जो मुझे जो ग्राफ अगर बनाया जाए लो से हाई की तरफ या फिर इजी टू मॉडरेट की तरफ, तो भाई मेंस का पेपर है तो इजी नहीं कह सकते कोई भी चीज़ हो। तो ये मॉडरेट टू टफ की श्रेणी में या फिर जो हार्ड है उस सीरीज़ में जाता है, क्योंकि वहाँ पे जब वो आया हुआ था क्या कहते हैं इसको, इनक्वालिटी वगैरह, वो भी आसान पैटर्न पे नहीं था। काफ़ी उसमें दिक्कत हो रही थी, चार चार दे रखे थे और वो भी चारों सही हैं या नहीं है आपको अलग अलग चेक करके ही बताना पड़ रहा था, ऑप्शन से नहीं हो रहे थे। इसके अलावा कोडेड ब्लड रिलेशन आया हुआ था जिसमें 3 क्वेश्चन दिए हुए थे और आपको वो करना था। मैं जब ST पे प्रैक्टिस वगैरह करता था तो उस पर बना के मैं चेक नहीं करता था, मैं स्क्रीन पे देख के कर लेता था, लेकिन मुझे वहाँ पे बना के भी चेक करना पड़ा। तो आप समझ सकते हैं कि इजी तो नहीं था, जिस हिसाब से चीज़ें वहाँ पे चल रही थी तो इजी कुछ भी नहीं था। आपको मेहनत कराई जा रही थी हर एक क्वेश्चन के लिए। अगर वो 1 नंबर का क्वेश्चन है तो वो अपनी वैल्यू साबित कर रहा था कि मैं एक एक नंबर के लिए हूँ, तुम्हें लड़ना ही पड़ेगा। और इसके अलावा पजल्स आई थी। एक 10 नंबर वाली पजल थी जिसमें 5 इन 5 आउट थे और 2 नंबर का एक एक नंबर वाला था, तो वो मैंने अटेम्प्ट किया। एक 9 नंबर वाली पजल थी जो जिसमें अलग अलग जो है लैंग्वेजेस वो लोग जो सिलेक्ट कर रहे थे, फ्लोर बेस थी, वो आसानी से हो गई, वो 3-4 मिनट के अंदर बन गई थी आसानी से। इसके अलावा जिस पज़ल में मैं फंस गया था वो कैटेगरी बेस्ड थी और एज बेस्ड थी, कैटेगरी के साथ एज भी था। तो वो काफ़ी ट्रिकी था, उस चीज़ के लिए काफ़ी दिक्कतें हुई और वो नहीं बनी, मेरा टाइम चला गया। इसके अलावा कोडिंग डिकोडिंग आया तो वो काफ़ी ट्रिकी था, बहुत ज़्यादा ट्रिकी था। मैंने सिंबल बेस ही था, मैंने 2 सिंबल ढूंढ लिए थे और लास्ट सिंबल नहीं ढूंढ पाया। मतलब आपकी मेहनत बेकार ही चली गई, क्योंकि फिर तो क्वेश्चन सॉल्व नहीं होने वाला जब तक आप पूरा नहीं कर लेते हैं। तो ओवरऑल रीजनिंग का यही पैटर्न था कि उसमें चीज़ें आसान नहीं हो रही थी। अगर क्वेश्चन आपने सही पिक कर लिया था तो आपके स्कोर हो जाएगा, वरना फिर काफ़ी प्रॉब्लम्स आने वाली हैं आपको फेस करने में पड़ेंगी। और इसके बाद अगर हम बात कर लेते हैं इंग्लिश का अगर कंपैरिजन किया जाए पिछले साल के जो मेंस वगैरह हुए हैं, तो मुझे जो अपना पर्सनल व्यू मुझे इजी लगा। बट हाँ, मेंस था, कुछ ना कुछ तो होगा। तो वहाँ पे चीज़ें ये हो रही थी कि अगर फिलर्स दे रखे थे मैच द कॉलम करके, ठीक है ना, तो उसमें मान लीजिए ए का ई के साथ पेयर बन रहा है, लेकिन तब वहाँ पे ये भी देखना होता था कि सी का एफ के साथ बन रहा है कि नहीं बन रहा है। क्योंकि कई कई बार मैंने ये चीज़ें देखी कि ए का ई के साथ तो बन रहा है फिलर में, लेकिन सी का एफ के साथ नहीं बन रहा है, ठीक है ना। तो वो यानी वो क्वेश्चन एलिमिनेट हो गया, वो जो ऑप्शन है वो एलिमिनेट हो गया, आपको दूसरे से चेक करना पड़ेगा। तो इस चक्कर में मैंने 1-2 क्वेश्चन को छोड़ दिया क्योंकि मुझे काफ़ी ट्रिकी लग रहे थे। बाकी सेंटेंस रीअरेंजमेंट वगैरह थे वो आसान थे, चीज़ें सब ठीक थी। अगर आपने प्रैक्टिस कर रखी है, आपने पढ़ा रखा है, तो चीज़ें आसान थी। बस वही है कि ये चक्रव्यूह मेंस वाला था, तो आप रिस्क नहीं ले सकते थे किसी भी कीमत पे कि आप एक ही क्वेश्चन देख के ही आप तुरंत बना दो, ठीक है ना। तो ओवरऑल जो मैं अगर इंग्लिश की बात करूँ तो काफ़ी
ईजी टू मॉडरेट ये भी कह सकते हैं, ईजी नहीं, मॉडरेट टू डिफ़िकल्ट, बट उतना नहीं जितना कि डूएबल ना हो। अच्छे से आप 20 से 25 के बीच में ईजिली आप बना सकते थे, ठीक है। और अब हम बात कर लेते हैं अपने जीए सेक्शन की। तो जीए से मैं काफ़ी ज़्यादा निराश हूँ, बहुत ज़्यादा। मैं पर्सनली बता रहा हूँ, क्योंकि मैंने 7-8 के जो लास्ट दिन होते हैं मैंने सिर्फ जीए को ही डेडिकेट किए, और मैंने बहुत ज़्यादा डाटा याद कर रखा था। लेकिन पर्सनली बात बताऊँ तो मेरे साथ धोखा हो गया है, क्योंकि इतना डाटा याद करने के बाद अगर आपको पता चला कि वहाँ डाटा आ ही नहीं रहा है, एक दो को छोड़ के, वो भी पुराना आ रहा है डाटा, वो भी मॉनेटरी पॉलिसी से नहीं पूछा गया, सिर्फ एक क्वेश्चन था जो बैंक रेट पे पूछ रहा था, वो क्या ही है, वो तो सब लोग ही याद करके गए होंगे। तो फिलहाल मेरे साथ तो स्कैम हो चुका है जीए में। मतलब इतना आसान कैसे आ सकता है। और मैंने डाटा पे ज़्यादा रिलाई किया और डाटा आया ही नहीं। मैंने इजी चीज़ों को उतने, मतलब चीज़ों को बार बार रिवाइज नहीं किया था, बट हाँ मैं डाटा को बार बार रिवाइज कर रहा था कि मुझे संदेह था कि ये आएगा ही आएगा। लेकिन वैसा कुछ नहीं हुआ, फिलहाल बहुत बेकार नहीं हुआ है। जो लगता है आने वाला है वो कभी वो धोखा हो जाता है, स्कैम हो गया है। आईआईटी से नो क्वेश्चन, अपॉइंटमेंट से नो क्वेश्चन, अपॉइंटमेंट से कोई क्वेश्चन नहीं, से नो क्वेश्चन, बहुत सारे थे। मतलब क्या था यार, क्यों छोड़ा गया? मेरा तो सिर्फ यही क्वेश्चन है एग्जामिनर से, कि जो हम जैसे लोग हैं उनकी भावनाओं से क्यों खेला गया है, मेहनत क्यों बर्बाद की गई। क्योंकि आप ये मान लीजिए, क्योंकि जिसने भी, मान लीजिए जिसने पढ़ाई नहीं की है, 6 महीना पढ़ा, करंट अफेयर नहीं पढ़ा है, ठीक है ना, और एकदम से वो मैदान में आता है, वो बेस्ट 100 या 300 या 400 या 500, मतलब बेस्ट वाला पढ़ के 15-20 दिन में, और 28, 29, 30 या फिर जब 25-26 कर रहा, तो भाई हम लोग के साथ धोखा हो गया है। चलिए मैं इस बात पे कोई वो नहीं कहना चाहता हूँ, सब लोग अपनी अपनी स्ट्रेटजी होती है। तो इसको मैं इजी कहूँगा, ठीक है ना, इसको मैं इजी ही कहूँगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा डाटा वगैरह खेला नहीं था। अगर आप चीज़ें आसानी से करोगे तो आसानी से हो जाएगा। तो अब बात कर लेते हैं भाई मैथ की, जो इंतज़ार करे हैं इतने देर आप लोग। आप वीडियोस जगह जगह चेक कर रहे होंगे, सभी लोग जो पेपर दे के आए हैं, किस लिए? सिर्फ और सिर्फ जो हम लोग का एक सेक्शन बचा हुआ है मैथ के लिए। तो भाई अगर मैं अपना बता दूं तो सबसे पहले मेरा बैकग्राउंड कॉमर्स का है। और भाई जो कॉमर्स के भाई बहन जो हमारे हैं, उनका दुख दर्द पीड़ा सब महसूस हो रही है मुझे, क्योंकि उन्हें पता है कि सबसे ज़्यादा डर वेरिएबल से ही लगता है। और शायद मुझे एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं मिला जिसमें ए बी सी या पी टी एम, मतलब कोई भी वेरिएबल कुछ ना कुछ दिया ही हुआ हो। तो ये स्कैम हो चुका है, क्योंकि 15 से 20 मिनट में मेरा एक क्वेश्चन भी नहीं बना था। आप इमेजिन कर सकते हो, 15 से 20 मिनट बैठे हुए हो और आपका एक भी क्वेश्चन मैथ में नहीं सॉल्व हो। मुझे फील हो रहा था कि यार मैंने इतने दिन क्या ही किया है। मुझे खुद पे इतना सेल्फ डाउट हो रहा था उस समय, बट मैंने उस चीज़ों को पीछे छोड़ा और कुछ क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि मैं कुछ करके ही नहीं आया, बट वो चीज़ें अलग थी। आपको कम बैक वहाँ से करना था। मैंने खुद को ये विश्वास दिलाया कि भाई अगर मैंने इतनी मेहनत की है, मुझसे नहीं हो रहा, तो यकीन मानो किसी से नहीं हो रहा होगा। बस वहाँ से कम बैक करना था मुझे। तो मैंने कुछ क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए, मैंने थोड़ा सा होशियारी दिखाई। हाँ, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि क्वेश्चंस काफ़ी ट्रिकी थे और काफ़ी सॉलिड। मतलब ये तो मॉडरेट वाला तो कोई सीन ही नहीं था इसमें। इसमें सीधे सीधे इसको टफ की श्रेणी में रखा जाए, ये टफ सीरीज़ में आ रहा है भाई। क्योंकि अगर आप डीआई समझ ले रहे हो, ठीक है ना, तो अंदर के क्वेश्चन भी अलग ही कहानी कह रहे हैं। ए बी सी करके आपने डीआई निकाल ली, सारे वैल्यूज पुट कर दिए, पता चले पी क्यू आर करके अंदर दिया हुआ है। रॉन्ग नंबर सीरीज आई है, तो उसमें भी आपको रॉन्ग नहीं पूछ रहा, आप जो रॉन्ग हुए हैं उसमें से भी कुछ ए बी सी डी करके भी आपको बताना होता है। और इसके अलावा टाइम एंड डिस्टेंस पे नहीं आया था, टाइम एंड वर्क पे एक डी आई हुई थी। मैंने उसको सॉल्व किया, उसमें सिर्फ एक ही क्वेश्चन हुआ, क्योंकि उसके अंदर इतने ज़्यादा वेरिएबल डाल चुका था वो कि मेरा दिमाग ही काम करना बंद कर गया। और ये बात जो कॉमर्स वाले स्टूडेंट हैं वो आसानी से समझ रहे होंगे। और इसके अलावा बहुत कुछ था, बहुत कुछ था यार, वो कुछ समझ ही नहीं पाया मैं। मुझे लग रहा था मैं कौन सी दुनिया में आ गए हम, यहाँ और कुछ आगे पीछे दिख ही नहीं रहा है। फिलहाल जो हुआ है वो सबके साथ हुआ है, तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं। मैं भी खुद को यही समझा रहा हूँ। तो जाहिर सी बात है आपको भी परेशान नहीं होना चाहिए, क्योंकि मेरे भी अटेम्प्ट काफ़ी कम रहे हैं। मुझे उम्मीद नहीं थी कि इतना कम होगा मेंस में, क्योंकि मुझे लग रहा था कहीं मेरा अटेम्प्ट ज़ीरो ही ना हो जाए। इसके अलावा ओवरऑल पेपर का देखो लेवल काफ़ी डिफ़िकल्ट लगा मुझे, ठीक है ना। तो यहाँ पे खेला वही है कि जिसका एक्यूरेसी अच्छा है वो आगे जाएगा, और बाकी वाले तो पीछे रहेंगे ही रहेंगे। तो पीछे रहने का मतलब नहीं है, आपको मेहनत करनी है। अभी पे एसबीआई पीओ लगा हुआ है और एसएससी सीजीएल का पेपर है, तो उसके लिए तैयारी करनी है बहुत बेहतरीन तरीके से।
और अगर हम लोग डिस्क्रिप्टिव की बात कर ले तो भाई डिस्क्रिप्टिव में लेटर आया था, ऐसे आया था। हाँ, तो लेटर वाली अगर हम बात कर लेते तो भाई एक समस्या ये आ गई थी लोगों के पास कि वहाँ पे जो लेटर मिनिमम और मैक्सिमम लिमिट दोनों एक साथ दे रखी थी, और जो वर्ड काउंट हो रहा था वो मैक्सिमम लिमिट पे हो रहा था। तो मेरे कुछ दोस्तों से बात हुई तो वो लोग समझ ही नहीं पा रहे थे कि ये 200 में दे रहे हैं, 150 में दे रहे हैं। बट मैंने वो चीज़ें देख ली थी पहले ही, तो मैंने 150 के हिसाब से लिखा था। और लेटर था किस पे, एडिटर के ऊपर था, ठीक है ना। जो अवेयरनेस ये इश्यूज़ को लेके उस पे था, तो आपको लिखना था। और इसके अलावा अगर हम ऐसे की बात करें तो ऐसे नॉर्मल था। वाटर हार्वेस्टिंग। हाँ, वाटर हार्वेस्टिंग पर था अगर लेटर की बात करें। और इसके अलावा अगर हम लोग बात करते हैं ऐसे की, तो ऐसे आसान था। मुझे जो चाहिए था वो मेरे सामने था, तो मैंने दूसरा नहीं उस पर देखा। जो एजुकेशन सेक्टर का इकॉनमी पे इफेक्ट, क्योंकि कॉमर्स वाले हैं, इकॉनमी में कुछ ज़्यादा ही रमे हुए हैं, तो वो चीज़ हम लोग को ज़्यादा पसंद आती है। तो क्योंकि उसमें सोचना नहीं पड़ता, आपके सामने ही चीज़ें होती हैं, आप फटाफट फटाफट करके आप बनाते जाते हो। तो भाई मैंने यही किया था। और ओवरऑल देखो भाई, अब राम भरोसे हो चुके हैं, बात समझे। तो सभी लोग ऐसे ही, आप श्योर नहीं हो सकते। और मेरा कहने का मतलब इधर उधर का ज़्यादा परेशान नहीं होना कि एक जगह पे रिव्यू देख रहे हैं, फिर दूसरी जगह पे, फिर तीसरी जगह, फिर चौथी जगह रिव्यू देखे ही जा रहे हैं और परेशान होते ही जा रहे हैं। और क्योंकि कुछ कुछ लोग तो ऐसे मिले हैं कि जिन्होंने कहा कि 26 मैथ में, 26 रीजनिंग में, 26 इंग्लिश में। तो ऐसे भी मेरे को मिले हैं, बट मैं उन चीज़ों पर ध्यान नहीं देता हूँ, क्योंकि मुझे अगर उन्होंने सही में इतने अटैम्प्ट किए तो मुझे टॉपर को बीट नहीं करना है, मुझे अपना बेहतर करना था। वो मुझे लगा कि हाँ, कि जब सब लोग वहाँ पे हिम्मत हार रहे थे, मैंने हिम्मत नहीं हारी और मैंने वहाँ पे अच्छा किया, अपना अच्छा किया। होता है तो वेल एंड गुड है, नहीं होता आगे के एग्ज़ाम लगे हुए हैं। तो ये नहीं कोई और सही, कोई नहीं तो कोई और सही वाला सीन हो चुका है। तो आई होप आप सभी लोग को चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। और जो मुझसे सीनियर हैं, जो काफ़ी समय से तैयारी कर रहे हैं, उन्हें काफ़ी अच्छे से पता होगा, उन्हें ज़्यादा ये सब चीज़ें फेस की होंगी। तो वीडियो को यहीं तक रखते हैं। अगर अभी भी आप ये वीडियो सुन रहे हो तो चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा और लाइक भी कर दीजिएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।